हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार आज आपको हिंदी में वर्णमाला चैप्टर पढ़ाएंगे। और हिंदी में किसी भी परीक्षा में यदि 2-3 परीक्षाओं का अपवाद रूप छोड़ दें, जैसे कि एसएससी, बैंक, इनके अलावा बाकी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, उनमें हिंदी का अपना ही एक योगदान है। और लगभग जितने और सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उतने ही हिंदी से भी आते हैं। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला कहने को तो वर्णमाला है, लेकिन इसका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है और लगभग हर परीक्षा में इस चैप्टर से जो है 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है, कितने भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है। आज उसी के विषय में इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि वर्णमाला को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 अयोगवाह और नंबर 3 व्यंजन। स्वर क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन को समझा जाए, इसकी परिभाषा दी जाए, तो बहुत छोटी सी परिभाषा है कि जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि जिन अक्षरों में हम बोलने में हमें किसी और अक्षर की, किसी व्यंजन की या किसी अन्य स्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती और वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। जैसे कि स्वर बताया, उसकी परिभाषा ही मैंने अभी आपको बताई। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ये लघु स्वर को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है ये प्रश्न कि लघु स्वर का दूसरा नाम क्या है, या ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं, या लघु स्वर का दूसरा रूप बताओ। तो क्या है? ह्रस्व स्वर। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चलो लिख देता हूं। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको परिभाषा बताई कि जिन अक्षरों को बोलने में हम कम समय लेते हैं, बहुत कम समय लिया जाता है, और हमारे मुंह से जो वायु निकलती है, हवा निकलती है, वो भी बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। बस यही इसकी परिभाषा है कि जिन अक्षरों को बोलने में कम समय लिया जाता है और मुख से हवा कम मात्रा में बाहर आती है या वायु कम मात्रा में बाहर आती है, ऐसे अक्षरों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। कितने होते हैं ये? कितने अक्षर होते हैं ये? 4। जैसे कि अ, ई, उ, रे। देखो, आप इनको बोलेंगे, आप बोल के प्रैक्टिकली आप करके देखें, बोल के देखें इनको, तो आपको पता चलेगा कि वाकई इसमें जो है कम समय लग रहा है और वायु भी कम मात्रा में बाहर आ रही है। जैसे आ, ई, उ, रे। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की अब अगर हम परिभाषा लें, डेफिनेशन अगर दी जाए, तो इसकी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल जो है विपरीत है एक दूसरे से। और याद करने में बस अगर हमको इसकी डेफिनेशन याद है तो इसकी डेफिनेशन भी आराम से याद हो जाएगी। उसका कारण यही है कि क्योंकि इनकी डेफिनेशन एक दूसरे के विपरीत हैं, परिभाषा इनकी दोनों की एक दूसरे के विपरीत है। उसमें हमने कहा था कि कम समय लगता है, वायु मुख से कम बाहर आती है, और इसके में उसका उल्टा कर दो कि इन स्वरों को बोलने के लिए, दीर्घ स्वरों को बोलने के लिए ज़्यादा समय लिया जाता है और मुंह से जो वायु है वो भी ज़्यादा बाहर निकलती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अक्षर आते हैं इनमें। तो देखो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। परिभाषा के अनुसार जान लेंगे कि अगर हम इनको बोलेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे इनको, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा समय ले रहे हैं बोलने के में और वायु भी ज़्यादा बाहर आ रही है। आ बोलते हैं ना, आ। फिर कहते हैं ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
तो आपने बोल के देखा, बोल के देख सकते हैं आप। और जब भी इस तरह का कोई प्रश्न बने तो आप ये सब वहाँ प्रैक्टिकली रूप से इस तरीके से कर सकते हैं कि दीर्घ स्वर बताओ। इनमें से ऐसा होता है कि 3 आपको लघु स्वर को दे दिए, आपको एक ऑप्शन में क्या नाम जो है दीर्घ स्वर दे दिया और पूछ लिया प्रश्न में कि इनमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आप कैसे पता करेंगे? पहले तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, और जब आपको परिभाषा याद होगी तो आप उनको बोलकर देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से लघु स्वर हैं और कौन से दीर्घ स्वर हैं। कितने होते हैं? 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और लघु स्वर कितने होते हैं? 4। मैंने ऊपर क्या लिखा है? 11। तो 4 और 7 11। इस तरीके से हमारे स्वर पूरे हो जाते हैं। और जो है लघु 4 होते हैं और दीर्घ 7 होते हैं। इस तरह मिलाकर हम 7 और 4 11। तो ये 11 स्वर हमारे पूरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं अयोग वाहक। जब हम छोटे थे और मान लें कि प्राइमरी विद्यालय में हम 1 से 5 तक की स्टडी करते थे, तो हम उस समय प्राइमरी स्कूल में हमको 13 स्वर गिनाए जाते थे, 13 स्वर बताए जाते थे। समझ इतनी नहीं थी, इसलिए हम उनको 13 ही स्वर पढ़ते थे। और उनमें कौन से ऐड होते थे? ये 2 जो अयोग वहाँ हैं, ये जो 2 अयोग वहाँ हैं, इनको भी हम स्वर में ही ऐड करते थे। लेकिन ये स्वर नहीं है, इनको स्वर से अलग रखा गया है और ये अयोग वहाँ हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं? अयोग वहाँ के भी 2 पार्ट हैं, इनको भी 2 रूपों में डिवाइड करते हैं हम। एक अनुनासिक और दूसरा अनुस्वार। अंग, जो अंग है वो अनुनासिक है और अनुस्वार है। तो इसको कैसे जानेंगे? अनुनासिक यानी कि नाक से जो आवाज बाहर आती है, जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं तो मुंह से उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जो नाक से जो आवाज निकलती है तो वो अनुनासिक अक्षर होता है। तो कौन सा है वो? अंग। देखो आप बोल के देख लें तो उसी से पता चल जाएगा। अगर हम इस अह को बोलेंगे तो देखो इसमें नाक का कोई जो है आवाज आ ही नहीं रही है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और अंग जो है नाक से आवाज बाहर आती है, तो ये अनुनासिक हुआ। और अह बस इसकी परिभाषा यही है, अनुनासिक और अनुस्वार की। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। स्वर मैंने आपको बता दिए, अयोग आपको बता दिए, बताया कि स्वर 11 होते हैं। उनकी आपको परिभाषा, स्वर किसको कहते हैं उसकी परिभाषा आपको बताई। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो शब्द जो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। लघु स्वर की परिभाषा आपको बता दी। दीर्घ बताया कि इनका एक दूसरे की परिभाषा इनकी विपरीत होती है। फिर आपको ये भी बताया कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो। अयोग आपको बता दिए। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन किसको कहते हैं? यदि ये आ जाए कि व्यंजन परिभाषा, कोई प्रश्न आ जाए कि व्यंजन किसको कहते हैं, तो व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इसकी परिभाषा यही है कि व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते और वो स्वर इनकी सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसकी परिभाषा। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। लेकिन जब हम इनको डिवाइडेशन करेंगे तो आपको पता चला होगा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि इसमें ज़्यादा होंगे, और वो कैसे होंगे वो भी आपको हम बताएंगे। अब बात करते हैं सबसे, इसके कितने पार्ट होते हैं व्यंजन के? 1 2 3 4 5। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम इनको? 5 भागों में। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। और कितने होते हैं? नीचे मैंने लिख रखा है 25। अब 25 कैसे होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। वर्णमाला में हमारे कुछ वर्ग होते हैं, जैसे कि कावर, चावर, टावर, पावर, टावर। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। यहां पर देख लें आप, ये स्पर्श व्यंजन है, मैंने लिख रखा है आपको जैसे कि क्लियर हो जाए कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान आपको हम बाद में बताएंगे, पहले आप यही समझ लें कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो ये वर्ग है,
ये का वर्ग में आता है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको जो है आप नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। का वर्ग, ये का वर्ग में आएंगे, का गा घा अंग, और ये जो है चा वर्ग में आता है। पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर व्यंजन होते हैं। यह आपसे पूछ ले कि जो है 4 ऑप्शन दे दिए आपको, का वर्ग के दे दिए, टा वर्ग के दे दिए, पा वर्ग के दे दिए, चा वर्ग का भी एक दे दिया, तो फिर पूछ लेगा आपको कि आप बताओ कि चा वर्ग में इसमें इन ऑप्शनों में जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन सा और जो चा वर्ग में आता है। जैसे कि ज्या दे दिया और एक ये दिया, एक ये दिया, एक दिया, ये 4 ऑप्शन आपको दिए और पूछ लिया कि चा वर्ग का व्यंजन बताओ, तो कौन सा है चा वर्ग का व्यंजन, ज। तो ये व्यंजन आते हैं चा वर्ग, ये टा वर्ग में आता है, ये पा वर्ग में आता है और ये ता वर्ग में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्ग में 5 होते हैं, देखो, और जब ये हमारे कितने वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5, तो जब एक वर्ग में 5 हैं तो 5 वर्ग में कितने हुए, 25। तो इस प्रकार हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25। क्लियर हो गया होगा ये बात कि स्पर्श व्यंजन की आप परिभाषा डेफिनेशन को समझ लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इनका जो उच्चारण स्थान है, यानी कि जो इनका जो उच्चारण स्थान है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया, ये मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा अक्षर कौन सा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो स्पर्श व्यंजन की यही परिभाषा है कि जब हम स्पर्श व्यंजनों को बोलेंगे तो उनका जो उच्चारण होगा वो किसी न किसी अंग की सहायता से होगा, चाहे वो जीभ की सहायता से हो, चाहे वो तालव्य की सहायता से हो, चाहे वो जो है जीभ मुड़ती हो या कंठ से निकलता हो। तो इन 25 अक्षर जो हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन के, ये सब उसी का से होते हैं। यानी तो परिभाषा यही हुई कि मुख का जो अंग है वो कहीं ना कहीं से इनकी आवाज़ बाहर आएगी, और यही इसकी परिभाषा है। यानी कि किसी विशेष अंग की सहायता से, बस परिभाषा इतनी सी याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन किसी विशेष अंग की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं कितने होते हैं, 25, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। 4 होते हैं, य र ल व स, य र ल व, 4। अच्छा, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम, तो परिभाषा ये क्या है कि ये स्पर्श व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। क्या है ये, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। ये जो वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ण हैं, ये स्वर और इस व्यंजन के बीच की कड़ी हो जाती है। ये इसको बात करें, ये और ये इसके बीच की कड़ी हो जाएगी ये। तो इसकी परिभाषा यही है कि दोनों, ना तो इसमें स्वर, बात करेंगे कि अगर इसकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो स्वर से तो कुछ ज्यादा समय लेंगे बोलने में, लेकिन व्यंजन से कम लेंगे। और मैंने क्या बताया आपको कि व्यंजन में ज्यादा जो है देर से बोले जाते हैं, ज्यादा मात्रा में आवाज होती है, लेकिन क्या है कि स्वर से जो तो ज्यादा थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन व्यंजन से कम लेंगे। इसीलिए इनको बीच की कड़ी कहा जाता है, स्वर और व्यंजन की। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। कितने होते हैं, 4। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। संयुक्त व्यंजन को कैसे पहचानेंगे, ये जो हमारे 4 अक्षर हैं, क्ष, त्र, ज और स्र, ये क्या है कि ये किसी न किसी अक्षर व्यंजन दूसरे व्यंजन की सहायता से बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अक्षर, तो कैसे बनेगा, तो यदि इसकी बात करते हैं हम, तो बनेगा क प्लस स, दूसरा सा है ये, और प्लस क्या हुआ कि इसमें दूसरे व्यंजन स्पर्श व्यंजन की मदद से ये जो है संयुक्त व्यंजन तैयार हुआ है। इसमें एक स्वर है,
एक स्पर्श व्यंजन है और एक ये जो है ये दो हैं, और इसमें जो है ये एक का स, ये दो व्यंजन हैं और ये स्वर है, और इसकी सहायता से क्या बना, संयुक्त व्यंजन तैयार हुआ। कौन सा, अक्षर। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन की अगर हम परिभाषा जाने, परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम जब इन अक्षरों को बोलते हैं तो इनमें घर्षण होता है, और जब घर्षण होता है तो जो वायु मुख से बाहर आती है वो घर्षण के द्वारा आती है। हम बोलेंगे और जो है वायु घर्षण के द्वारा मुख से बाहर निकलेगी, यही इसकी परिभाषा है। जैसे कि अगर हम बोलें सा, देखो जब हम सा बोलेंगे तो कैसी सीटी किसी आवाज़ आ रही है और घर्षण हो रहा है, और जो वायु आ रही है वो घर्षण से के द्वारा बाहर आ रही है। ऐसे ही ये प्रचरा सा है, इसको प्रचरा तो नहीं बोलते हैं, हम सा बोलते हैं, सा। फिर ये सा जिसको हम छोटा सा पहले बोलते थे जब हम जो है, लेकिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ बोलने का ही अंतर होता है। रा, अगर इसको रा बोलेंगे तो देखो रा की मैं जब निकलेगा रा, तो क्या है, घर्षण होता है और मुख से वायु बाहर होती है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं उक्षत्व व्यंजन की। उक्षत्व व्यंजन क्या है, ड़ा, ये क्या है, ड़ा और ढ़ा, ड़ा ढ़ा। तो इसकी परिभाषा अगर हम उक्षत्व व्यंजन की परिभाषा को जाने, इसकी डेफिनेशन अगर यदि हम दें तो इसकी डेफिनेशन ये क्या है कि हम जब इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो पीछे को मुड़ेगी और झटके के साथ बाहर आएगी। तो जब हम इनको बोलेंगे तो जीभ अंदर को मुड़ेगी और फिर झटके के साथ बाहर आएगी। कहने का मतलब ऐसे और फिर ऐसे। तो ये उक्षत्व व्यंजन, बोल के देख लें आप इनको तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये इसमें क्या होता है। हमारा मुख का कौन सा अंग कैसे कैसे क्रिया करता है। ड़ा ड़ा कितने होते हैं, 2। अब बात करते हैं हमने, आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने 33 लिखा, लेकिन अगर यदि हम इनको जोड़ें तो कितने बैठ रहे हैं, 39, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 33 और 4 37 और 2 39। तो ये 39 बैठ रहे हैं, लेकिन होते 33 ही। अगर कोई प्रश्न में आ जाए, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 ही बताने हैं। क्योंकि देखो ये क्या है, ये 4 संयुक्त व्यंजन दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने हैं, और ये 2 ये भी व्यंजन हैं, लेकिन इनको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो 4 और 2 6 और घटा दें तो 33 ही बचेंगे। अब बात करते हैं, अब आते हैं इनके हम उच्चारण स्थान पर कि शरीर का कौन सा पार्ट, मुख का कौन सा पार्ट बोलने में मदद करता है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन की बात करें तो क वर्ग के हमारे जितने भी व्यंजन हैं, क ख ग घ ड़, तो क्या है, कंठे हैं। अगर आप इनको बोलें तो ना तो जीभ कहीं टकरा रही है, ना जो है तालव्य से इसका कोई संबंध है। सिर्फ कहाँ से निकलता है, यहाँ कंठ से निकलता है। बोल के देख लें, क ख ग घ और घ अंग। तो इसका कोई पार्ट कहीं नहीं टकरा रहा है, सिर्फ कंठ से आवाज आ रही है। तो ये जो क्या वर्ग कौन सा कहे में आएगा, कंठे में आएगा। अब बात करते हैं क्या वर्ग की। तो देखो जब हम इस वर्ग को बोलेंगे तो जो हमारी जो जीव है, जीवा है, और जीवा का बीच का जो हिस्सा है वो कहाँ टकराता है, ऊपर जाकर तालव्य पर टकराता है। जैसे कि ये हमारी जीभ का बीच का हिस्सा और ऊपर जो हमारा तालव्य है वहां पर टकराता है। आप बोल के देख लें तो क्या होगा, च, पता चलेगा बोलते समय आपको, छ ज झ य। तो क्या है, ये तालव्य हुआ। ट वर्ग बोल के देख लें, ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य। ये किस में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। जीभ मुड़ती है सब पीछे। कैसे होती है, जब हम इनको बोलेंगे तो जीभ का अगला हिस्सा वो पीछे को मुड़ेगा और तब इनकी आवाज बाहर आएगी। तो जहाँ जीभ मुड़ती हो जिस वर्ग में वो क्या हुआ, मूर्धन्य। ट ठा बोल के देख लें, आप खुद ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली है ये सब।
इसको आप ऐसे ही समझें जैसे आप हम गणित पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप हम थ्योरिकल सब्जेक्टों को भी अगर प्रैक्टिकली पढ़ें और उनको याद करें तो हम कभी उनको बोलेंगे भी नहीं। लेकिन क्या है कि मन नहीं लगता थ्योरिकल सब्जेक्ट में, हम उनको बात क्या है कि प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे कि हम मैथ में बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से अगर हम थ्योरिकल सब्जेक्टों में प्रैक्टिस करें तो हमको अच्छे तरीके से याद रहेगी और थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से पढ़ें। पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ्य देखो पा, पा दोनों होठ आपस में भिड़ रहे हैं। फा, फा देखो होठ अलग ही पता चलेगा कि किस वर्ग में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा मुक्का कौन सा ऐसा काम कर रहा है। तो ओष्ठ्य तावर की बात करें तो जो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा है जीवा का, वो क्या है, जो हमारे दांत हैं दंत हैं ऊपर के, तो उसमें ऊपर के भाग पर टच करते हैं। जीभ हमारी उस दंत के ऊपर के भाग पर टच करती है। त, थ, द, ध, न, तो ये क्या हुआ, दंते। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, बड़े प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं, ये तो हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। अब बात करते हैं लघु स्वर की। ये स्वर जो हैं ये भी हैं, अब इनका उच्चारण स्थान क्या है। अब इनके उच्चारण स्थान को देखते हैं, इधर देखते हैं हम। जैसे अ और आ स्वर है ये हमारे, तो इसका जो है उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अ और आ का आप बोल के देख लें, पता चलेगा आपको, सिर्फ कंठ से ही आवाज आएगी। यहाँ से कोई ऐसा जीभ तालव्य से कहीं कोई संबंध नहीं है इसका। अब इसकी बात करते हैं ई और ई तालव्य। अब देखो आप देखेंगे ई और ई को बोलने में हम बोलते हैं तो हमारी जीभ की जो दो साइड हैं, बीच का हिस्सा नहीं, सिर्फ दो साइड जो है जीभ की, वो क्या है, तालव्य से टकराती हैं जब हम ई और ई की बात करते हैं। ई ई ई, तो ये जो दो साइड हैं जीभ की ऐसे ऐसे मुड़कर, और जो है ये तालव्य से टकराती हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालव्य। मूर्धन्य ऋ, देखो इसमें वही है, यहाँ से आप समझ लें इसको, जैसे कि टा ठा डा ढा ना, इसी तरीके से ऋ जब इसे बोलेंगे तो जीभ इस पर जो है क्या है, वो अपना रिएक्शन देगी, मुड़ेगी पीछे। दंते में स्वर कोई नहीं आता, कोई सा भी आप लघु स्वर को ले लें या दीर्घ स्वर को ले लें, दंत से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए दंत में कोई स्वर नहीं आता है। क्या करेंगे, अगर प्रश्न आ जाता है, फिर जो किसी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि दंत का कोई स्वर आता है, तो नहीं आता है, मुझे दिया होगा लेकिन आप बताएंगे कि नहीं आता है। ओष्ठ्य उ और उ, देखो उ, आप देखो होठों की बनावट कैसी हो रही है, उ उ उ उ, तो क्या है, ओष्ठ्य है। और ए और ऐ ये कंठ तालव्य है, यहाँ से भी निकलते हैं, कंठ से भी, और इसका तालव्य से भी संबंध है। बोल के देख लें, ए और ऐ, तो क्या है, कंठ से भी निकल रहा है और कहीं कहीं ना कहीं जीभ हमारी तालव्य से भी इसका संबंध हो रहा है। अब बात करते हैं ओ और औ की। ये कंठोष्ठ्य है, इसका संबंध होठों से है और कंठ से भी आवाज आती है, और जब हम इनको बोलते हैं तो होठों की बनावट भी अलग हो जाती है, तो ये कंठोष्ठ्य है। कुछ हमारे वर्ण इसमें जो है, इनमें से व्यंजन अंतस्थ जो है और ऊष्म व्यंजन है ये कुछ, तो इसमें से ये कुछ व्यंजन भी होते हैं जो किस में आते हैं, जैसे हा की बात करते हैं तो कंठ है हा, जिस तरह से हम अपने कावर को बोल रहे हैं का खा गा घा, उसी तरीके से हा है, हा भी और सा भी, तो ये तालव्य है। या देखो हमारी जीभ का जो बीच का हिस्सा है वो कहाँ है, कहाँ पे टकराता है, ऊपर जाता है तालव्य पर। या और सा में र और सा की बात करते हैं तो इसमें जीभ मोड़ेगी सा और र, तो इसमें जीभ मोड़ेगी और ये मूर्धन्य में आएगा। एक र होता है, जैसे ला और रे की मात्रा लगती है, तो जब इसमें र मिला के वहीं उसको बोलेंगे तो इसमें भी जीभ मोड़ेगी। इसमें जीभ का ऊपर का हिस्सा जो है, जीभ का जो बाहर का हिस्सा है वो दंत के ऊपर के हिस्से से टकराएगा, ला सा, तो ये भी क्या हुए हमारे दंते हुए।
ओष्ठ्य में कोई इस तरह का और कोई अक्षर नहीं आता है, कंठतालव्य में नहीं आता है, कंठोष्ठ्य में नहीं आता है। ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। और यदि आप इसको प्रैक्टिकली जानेंगे, समझेंगे, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। जैसे कि मैथ हम प्रैक्टिस पर हमें निर्भर करता है और याद होता है, उसी प्रकार से अगर आप किसी भी थियोरिकल सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली रूप से पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे कि हिंदी में ये वर्णमाला है, और वर्णमाला मैंने मेरा जो पढ़ाने का सिस्टम था जो है वो एक प्रैक्टिकली था। मैंने आपको बताया कि मुख के कौन से अंग से क्या होता है और कैसे इनकी डेफिनेशन भी आपको दी, और बताया कि कौन सा पार्ट चा का वर्ग में कौन सा जो है पार्ट शरीर का काम करेगा, और चा वर्ग में कौन सा, टा वर्ग में कौन सा। इस तरीके से अगर हम बोलेंगे और जानेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कल हम आपको इसी में वर्णमाला में कुछ और भी है, जैसे कि अल्पप्राण है, अधीन में अल्पप्राण और महाप्राण भी हैं, फिर जो है सघोष अघोष भी हैं। ये हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।